एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको दरकार है और आपने 13वीं और 14वीं में केमिस्ट्री या बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए या केमिस्ट्री और जूलॉजी अगर आपके पास सब्जेक्ट्स मौजूद हैं तो फिर आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी मैथ फिजिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है, एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पर भी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो 13वीं और 14वीं में सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है वो हो सकता है फिजिक्स और मैथ्स, या आपके पास ये होना चाहिए, या फिजिक्स के साथ अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद है तब भी आप मैथ्स और फिजिक्स के एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी आईटी यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एसएसटी है बीपीएस 16 में, उसके लिए क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये बात देखी जाए कि पहले हमने देखा था कि वहाँ बैचलर डिग्रीज की बात की गई थी, लेकिन एसएसटी आईटी के लिए मास्टर क्लास जो डिग्री है यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एज इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और आपके पास आपने 13वीं और 14वीं में कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, बीसीएस या जो बीएससीएस वगैरह में पढ़े जाते हैं, तब भी आप एसएसटी आईटी के लिए एल हैं। इसमें दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर डिग्री इन बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास ये भी मौजूद होनी चाहिए एसएसटी आईटी के लिए। एसएसटी आईटी के लिए एक एक्स्ट्रा नोट भी दर्ज है कि a candidate not having the qualification under class 2, यानी अगर उसके पास बीएड वगैरह नहीं है तो shall acquire the same within 3 years from the date of his appointment। तो जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो उसको 3 साल के अंदर अंदर ये बीएड की डिग्री यानी डिग्री इन एजुकेशन वो हासिल करना पड़ेगी। ये सारी की सारी जो हमने मेल के लिए बताई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन, यही फीमेल्स के लिए भी है। एज लिमिट हमारे पास 19 से 35 इयर्स है, यानी कम से कम 19 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, हम उसको देख लेते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन दी जाएगी, पहले तो बात हुई कि कम से कम एज 19 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 होनी चाहिए, और ये एज का तयन कहाँ से किया जाएगा? क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जो क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है यानी 20 अगस्त 2025, यहाँ तक अगर किसी की एज 19 साल से 35 साल के दरम्यान है तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं कि 10 साल तक एज रिलैक्सेशन किस किस को दी जाएगी? डिसेबल्ड पर्सनस, यानी जिनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या नादरा की तरफ से जारी किया गया आईडी कार्ड है, उनको 10 साल की ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड पर्सन को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। डाइवोर्स्ड, ऐसी औरतें कि जिनको तलाक हो चुकी है, उनको भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। विडो, ऐसी औरतें कि जिनके खामंद फौत हो चुके हैं, उनको भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के जिन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस कर रखी है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, उनको भी 10 साल की ऑटोमेटिक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड अप टू 3 इयर्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरियाज, और जो कैंडिडेट्स बैकवर्ड एरिया से तल्लुक़ रखते हैं उनको 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी। ये हमारे पास 2008 में जो रूल्स आए थे उनके मुताबिक। इसके साथ हम देखते हैं कि 5 इयर्स ऑटोमेटिक एज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड टू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको भी 5 साल की ऑटोमेटिक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एम्प्लॉइज़ और एक्स एम्प्लॉइज़ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो भी खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जितने भी थे, चाहे वो अब भी काम कर रहे हैं या जो पहले काम कर चुके हैं, तो जितने साल उन्होंने काम किया है उनको उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ताहम इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन की लिमिट है, वो 10 इयर्स हो जाएगी। जो ओवर एज कैंडिडेट्स अगर वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर उनको एज रिलैक्सेशन ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर आना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू के वक्त उनको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक खातून ने अगर अपने डोमिसाइल के अलावा किसी दूसरे डोमिसाइल में शादी कर रखी है और उसके हस्बैंड का जो डोमिसाइल है वो डिफरेंट है उसके डोमिसाइल से, तो उस औरत के पास ऑप्शन है कि चाहे वो अपने डोमिसाइल पर अप्लाई करे या अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पर अप्लाई करे, लेकिन वो किसी एक डोमिसाइल को अख्तियार कर सकती है। आपने सिर्फ और सिर्फ
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करना है। उसके लिए आपको फिजिकल फॉर्म या इसका प्रिंट आउट लेकर डाक के ज़रिए या किसी दूसरे ज़रिए या बाई हैंड आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजना, बल्कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वही उसको फाइनली तस्वर किया जाएगा। एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन एक ही सीरियल नंबर के लिए की जाएगी। अगर आप एक से ज़ायद वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस हर एक के लिए डिफरेंट देना पड़ेंगी। ताहम अगर आप किसी ख़ास किस्म के कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे माइनॉरिटी कोटा या डिसेबल्ड कोटा, तो आप उसके लिए अलग से मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप जब रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा तो फिर उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाने होते हैं। जो लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिफाई हो गए तो फिर उनको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट यानी DPC प्रोवाइड करना होगा जब और जिस वक्त उनसे मांगा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार के जिनके पास डुअल डोमिसाइल है यानी एक से ज़्यादा डोमिसाइल के हामिल हैं तो वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले किसी एक को ख़त्म कर लें। अगर वो किसी एक को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो रिजेक्ट हो जाएगी और वो रिजेक्ट करार दिए जाएंगे। थ्रेशोल्ड फॉर पासिंग एबिलिटी टेस्ट इज़ 33%। तमाम किस्म के टेस्टों के लिए जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो 33% यानी 33 मार्क्स आपने लेने होंगे, 33%। अब डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा के पास मुख्तलिफ तरह के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पूछे गए थे कि कौन बंदा किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसमें उसके आंसर्स में यही बात सामने आई है कि जिन जिन लोगों ने अगर 13वीं और 14वीं जमात में इंग्लिश पढ़ी है तो वो SST जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 13वीं और 14वीं में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है या बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो SST बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने मैथ फिज़िक्स या मैथ स्टैटिस्टिक्स का जो कम्बिनेशन पढ़ा है 13वीं 14वीं में तो वो SST मैथ फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या BCS कर रखी है या BC या SCS कर रखा है तो फिर वो SST IT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि हमारे पास ये जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो BA की बुनियाद पर हैं, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। एक सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन से ये भी पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ MCQs कितने होंगे, क्योंकि आमतौर पर हम लेक्चरर्स या जो एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह के टेस्ट में देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के 45 मार्क्स होते हैं, लेकिन SST वगैरह के लिए नंबर ऑफ़ MCQs 100 होंगे, जिनमें से पासिंग क्राइटेरिया हमारे पास 33% होगा।